हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड्स के बारे में। कुछ फ्लूइड्स के टॉपिक है, सिंपल सी बात जो एग्जाम में आपके पास काम आएगी या फिर क्वेश्चंस करने में आपके काम आएगी, या फिर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड्स क्या है? द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो बोथ गैस एंड लिक्विड। इसका मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी हो, जिनके अंदर बहने का गुण हो, उन सभी को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। और फ्लूइड्स के अंदर गैस और लिक्विड दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, गैस एंड लिक्विड बोथ आर इंक्लूडेड इन फ्लूइड्स। अब बात आई प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमारे पास है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अपॉन में उस ऑब्जेक्ट का एरिया। मान लिया ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमने इधर से कुछ फोर्स लगाया, तो मान लिया एफ इस पे फोर्स लगाया और इसका एरिया हमारे पास ए है, तो प्रेशर हमारे पास आ गया फोर्स अपॉन में एरिया। एसआई यूनिट प्रेशर की है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की हमारे पास हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोल के चलते हैं। और इस ये जो हमारे पास प्रेशर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशंस हैं m-1 ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रेशर के बारे में, ये सब आपने रिमेंबर करने हैं, याद करके चलने हैं, ठीक है। यहाँ से मेन हमारे पास दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी एसआई यूनिट पूछ सकता है एग्जाम में, दूसरा आपके पास इसके स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, ये बात एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपने पता हो कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब प्रेशर की कुछ एक और यूनिट्स भी हमारे पास होती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के या पास्कल के इक्वल होता है। आपने बस ये कन्वर्जन याद रखना है कि कितने सेंटीमीटर मर्क्यूरी में कितना हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल प्रेशर होता है। एक बार के अंदर 10⁵ पास्कल हमारे पास प्रेशर है, और उसके साथ साथ एक मिली बार के अंदर 10⁻², एक टोर के अंदर 133.28 पास्कल, इतना प्रेशर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लास्ट में आई है कि 1.013 बार को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और इसको सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कन्वर्ट करें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ हमारे पास आती है रिलेटिव डेंसिटी, यानी जिस लिक्विड का आपने डेंसिटी निकालना है उस लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो अगर वाटर की डेंसिटी के साथ लें तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको कोई लिक्विड देगा, उसका डेंसिटी गिवन मिलेगा, सेकंड वाटर का डेंसिटी, आपने बस उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, वो रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात वाटर के बारे में, वाटर की डेंसिटी के बारे में। देखिए वाटर की डेंसिटी का क्या रोल क्या है कि जब भी देखिएगा आप 4 डिग्री से ज़्यादा, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी चीज़ को जब भी हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है उस पार्टिकुलर चीज़ की वो भी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो सेम हमारे पास वाटर के केस में जब आप पानी को 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते हैं, 4 से 10 पे गए तो 10 से 12 गए, ऐसे इंक्रीज होते गए ना, तो वाटर की डेंसिटी कम होती जाएगी और उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आई ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम ये बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये हमारे सामने आई, जब 4 डिग्री से ठंडा करते हैं कि इस पानी को, यानी जब बर्फ़ जमाने की कोशिश करते हैं तो भी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगती है और डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आई कि 4 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे
पानी की जो डेंसिटी है ना वो मैक्सिमम होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने एक कंटेनर के अंदर पानी फिल कर दिया फुल टॉप तक और उसको बर्फ़ जमाने के लिए फ्रिज में रख दिया, तो आप ये बताइए पानी उससे बाहर आएगा कंटेनर से या फिर नहीं आएगा? तो भैया इसका आंसर है यस, पानी बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से डाउन होगा ना तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा पानी, ठीक है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से कुछ पानी इसमें से कंटेनर में से बाहर गिर जाएगा आकर के। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। कोई लिक्विड कॉलम है, मान लिया हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड फिल है, तो मान लिया इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे? तो वो प्रेशर हमारे पास होता है रो जी एच के इक्वल। यहाँ पे रो हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट ऑफ लिक्विड एच, यानी कितनी गहराई पे है वो एच। इसके बाद हमारे पास एक है पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि आप देखिए किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई प्रेशर लगाएंगे किसी पॉइंट पे तो वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट। इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझना चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक से समझ सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, मान लिया ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में इस पॉइंट पे हमने कोई प्रेशर लगाया। देखिए इस पॉइंट पे पार्टिकुलर प्रेशर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इस कंटेनर को कुछ इस तरीके का शेप देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कोई प्रेशर लगाया, वो प्रेशर पूरा इस लिक्विड के अंदर हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है और इक्वल चेंज आएगा, जितना चेंज यहाँ पे उतना चेंज यहाँ पे, उतना चेंज यहाँ पे उतना चेंज यहाँ पे। ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने पूछी कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर या नन ऑफ दीज। तो ये चीज़ शुरुआत में बता दी गई थी कि प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और जिसकी डायमेंशंस ml-1t-2 हैं, ठीक। सेकंड एसआई यूनिट पूछी गई तो वो बता दी थी अभी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ एरिया बिकम्स 1/4 देन प्रेशर बिकम्स। अगर एरिया को 1/4 कर दे तो प्रेशर पे क्या चेंज आएगा? देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया को आपने 1/4 कर दिया यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ये 4 जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर हमारे पास आएगा 4 × F/A, यानी कि 4 गुना हो जाएगा प्रेशर पहले वाले प्रेशर से। इसका तो सी ऑप्शन है ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, फ्लूइड का जो प्रेशर है, लिक्विड का या गैस का जो प्रेशर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सिर्फ उसकी गहराई पे या फिर उसकी डेंसिटी पे या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे या सभी पे? तो ये अभी बताया था, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल है हमारे पास। रो डेंसिटी, जी उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच उसका हाइट, यानी कि तीनों ही चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करता है प्रेशर। तो आपने आंसर टिक करना है डी। नेक्स्ट चलिए। इन इक्विलिब्रियम स्टेट of a liquid the fluid pressure is equally distributed in all directions. This statement is called Boyle's law, Pascal's law, Archimedes principle या Hooke's law। देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसके अंदर लिक्विड का जो फ्लूइड प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये पास्कल्स लॉ का है, अभी बताया था। एक पॉइंट पे जितना भी प्रेशर में चेंज आएगा उतना ही चेंज हर एक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे आएगा। इसको हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका ये राइट ऑप्शन है।
इसके बाद पास्कल्स लॉ की एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके ऊपर काम करते हैं, तो ये पास्कल के नियम पे काम करते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास से राइट ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन पे आइए, सडन फॉल इन एटमोस्फियरिक प्रेशर रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉम, रेन, क्लीन एनवायरनमेंट या कोल्ड। जो सडन फॉल है एटमोस्फियरिक टेम्परेचर में, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिएगा, एक बात समझिए, मान लिया ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब प्रेशर में डिक्रीज कब होगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है इस एरिया में, तो यहाँ पे जो एयर है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म होकर के हवा ऊपर की तरफ उठती है, हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे कुछ हमारे पास लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर है तो प्रेशर कम हो गया यहाँ पे जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो सराउंडिंग की जितनी भी हवाएं हैं वो सभी एक तरफ दम से इस तरफ दौड़ना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ क्या है, इक्वल प्रेशर मेंटेन करना अर्थ पे। तो वो सभी हवाएं तेज़ी से इस तरफ आने लगेंगी, और हवाएं तेज़ी से जब चलती हैं तो उसको हम आंधी या तूफान बोल के चलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। जैसे ही प्रेशर कम हुआ किसी भी पॉइंट पे, बाकी का एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग की जितनी भी हवा है वो उस तरफ तेज़ी से चलने लगेगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं आंधी या तूफान। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि भैया जैसे ही आपका प्रेशर कम हुआ आपके पास आंधी आएगी। नेक्स्ट चलिए 8th क्वेश्चन पे, एन आइस पीस इज फ्लोटिंग इन वाटर such that half of its part is above water. When ice melts completely then level of water will। एक बर्फ का टुकड़ा है, पानी के अंदर है, मान ली कोई हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ लेवल तक पानी है, उसके ऊपर वो आइस का क्यूब तैर रहा है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो क्यूब पूरा पिघल जाएगा, सारा पानी पानी होगा। तो पानी बनने के बाद तो आइए आपसे पूछा गया है कि उसके अंदर जो है वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर देखिए इसका आप वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर है ना वो होगा सेम। आपने देखिए जितना, देखिए इसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक बात पता है, 4 डिग्री से कम टेम्परेचर जाते ही आइस की जो है वॉल्यूम एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि अपने वेट के इक्वल, अपने वेट के इक्वल अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसने पहले से ही ये पानी हटा चुका है। तो अब जब ये पिघलेगा तो वाटर के लेवल में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जब भी बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो वाटर के लेवल में कोई भी चेंजमेंट वो नहीं करेगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं अपने घर पे। 9th क्वेश्चन पे आइएगा, टू स्विम इन सी इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू रिवर। समुद्र में तैरना नदी में तैरने से काफ़ी आसान है। इसका रीज़न क्या है, वाटर लेवल इज डीप इन सी, डेंसिटी ऑफ सी इज हाई, वेव राइज इन सी, या डेंसिटी इन इज लो इन सी। यानी कि पानी का लेवल समुद्र में गहरा होता है, भाई गहरे से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी जो है वो समुद्र के पानी की वो ज़्यादा है। ये मेन रीज़न हमारे पास होता है बी ऑप्शन जो है, क्योंकि जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आप बड़े आसानी से तैर सकते हैं, आप कम डूबेंगे उस पानी के अंदर। ये मेन चीज़ है, ये आप अपने घर पे भी देखिए चेक कर सकते हैं। जब आप स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं तो वहाँ पे तैरना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू आप जब किसी नहर में ये या फिर आप नदी में तैरते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि स्विमिंग पूल में जो पानी रखा जाता है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें चलिए, अ पैरट इज इन ए प्रिजन एंड हैंगिंग ऑन वेट बैलेंस। यानी किसी पिंजरे के अंदर तोते को बंद करके रखा हुआ है और उस पिंजरे को वेट बैलेंस पे वजन करने की मशीन पे लटका रखा है। अब तोते ने क्या करा, वो उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये बताइए वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास 2 केस होते हैं, देखिए दोनों केस को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं। एक तो पिंजरा अगर आपके पास ऐसा है,
मतलब कि जिसके अंदर एयर जो आ जा सकती है, एक तो ऐसा पिंजरा। एक दूसरा है कंप्लीट क्लोज पिंजरा जिसमें हवा नहीं आ जा सकती। तो दो तरीके का है। तो इसमें क्या होगा, जब इस तरीके के पिंजरे में तोता उड़ना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। वेट डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही तोते ने उड़ना स्टार्ट करा तो वो स्प्रिंग बैलेंस में उसका वेट इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरे पिंजरे में कहीं पे भी टच में नहीं है और जिस एयर को वो प्रेशर से नीचे धकेल रहा है वो इस गैप में से नीचे चली जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर पिंजरा ऐसा हो जिसमें से हवा आने जाने का रास्ता ना हो तो उस केस में क्या होता है, अगर तोता उड़ना स्टार्ट कर भी देता है तो वो अपने पंख से एयर को नीचे की तरफ धकेलेगा, लेकिन वो एयर जो नीचे की तरफ धकेलेगा वो इस पॉइंट पे आके प्रेशर इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो जितना तोते का वेट है उतना ही वेट वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो दो केस हैं। एक केस है अगर इस तरीके का पिंजरा हो तो वेट डिक्रीज होगा और इस तरीके का पिंजरा हो तो वेट सेम रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।